ओके, तो अपन चालू करते हैं। और सबसे पहली चीज अपन जो पढ़ने वाले हैं, एंड बाय द वे हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, तो तुम सबको पता है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तुम सबको उसका प्रूफ पता है क्या? किसी ने प्रूफ नहीं देखा होगा आई थिंक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पता है क्या किसी को प्रूफ? किसी को थ्योरम पता है क्या स्टेट करती है थ्योरम? किसी को थ्योरम का स्टेटमेंट ही नहीं मालूम क्या? पता है पता है। बोलो। Every composite number can be written as the product of unique prime numbers. एनीथिंग टू ऐड ऑन दैट? उन प्राइम नंबर्स का पावर भी यूनिक होगा। या फिर तुम बोल सकते हो कि जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। राइट। तो अपन एफडी का एक बार प्रूफ देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन ये पहले जान लेते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो मान लो मेरे पास कोई भी इंटीजर है ग्रेटर देन वन, तो या अपन को पता है कि वो प्लस माइनस वन और प्लस माइनस ए से तो डिविजिबल है ये नंबर। ठीक है। लेकिन एक चीज ये है कि अगर अपन इस नंबर के ये चार फैक्टर्स को एग्जॉस्ट कर लें, या फिर अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात करूं, और अगर प्लस वन और प्लस ए फैक्टर को मैं काउंट नहीं करूं, और इन दोनों फैक्टर्स के अलावा इस नंबर के कोई फैक्टर्स हो ही ना, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये नंबर प्राइम है। राइट। तो अब अपनी आती है प्राइम नंबर की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है कि a number p greater than 1 is said to be prime, an integer p belonging to a number an integer greater than 1 is said to be prime if उसके जो पॉजिटिव डिवाइजर्स है वो वन एंड p, सिर्फ ये दो पॉजिटिव डिवाइजर्स है। क्लियर है ये डेफिनेशन पता है सबको? एंड हाँ। अगर उसके इन दोनों के अलावा भी डिवाइजर्स होंगे, देन हम उसे कंपोजिट बोलेंगे। कोई भी नंबर जो कि प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होता है, राइट? है ना? हाँ। वन प्राइम नहीं है तो क्या वो कंपोजिट है? हाँ। नहीं नहीं। सो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हाँ। ओके। तो लाइक अगर मेरे पास क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स का सेट है और कंपोजिट नंबर्स का सेट है, तो क्या ये दो सेट्स इंटरसेक्ट करेंगे कभी? नहीं। नहीं करेंगे। राइट। बट अगर मैं नेचुरल नंबर्स के यूनिवर्स की बात करूं, तो एक यहाँ पे प्राइम नंबर्स का सेट है, यहाँ कंपोजिट नंबर्स का सेट है, एंड देन देयर इज वन। राइट। बिकॉज वन नहीं प्राइम है नहीं कंपोजिट है। मेक सेंस? क्या? ये जो ये डेफिनेशन है, ये ऐसा सिमिलर प्रपोजिशन एक्चुअली यूक्लिड की नाइन्थ बुक में भी है। यूक्लिड्स की जो एलिमेंट सीरीज है उसमें भी है। एंड यूक्लिड ने भी अगर तुम सबको पता है ना कि यूक्लिड ने उस टाइम पे क्या किया था कि उस टाइम पे जितनी भी मैथमेटिक्स में जो भी नॉलेज अवेलेबल थी उसने उन सबको सीरीज ऑफ बुक्स में राइट डाउन कर दिया। तो उसने सारे नॉलेज को इकट्ठा करके उन बुक्स में लिख दिया। नाउ वन थिंग इज कि प्राइम नंबर्स के ऊपर, वेल, हम बहुत सारे फैक्ट्स और थ्योरम्स अभी जानने वाले हैं, लेकिन वन थिंग इज कि प्राइम नंबर्स के ऊपर देयर आर काउंटलेस प्रॉब्लम्स जो कि अभी भी अनसॉल्व्ड हैं। जैसे कि तुम सबको पता होगा गोल्ड बैच कंजक्चर एंड ट्विन प्राइम कंजक्चर, राइट? तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि अभी भी अनसॉल्व्ड है। नाउ अपन क्या करते हैं कि अपन एक थ्योरम देखते हैं दैट स्टेट्स की अगर पी प्राइम है, पी क्या है, प्राइम है,
ये थ्योरम है। पी अगर एक प्राइम नंबर है एंड पी अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, देन पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी। इसको अपन को प्रूव करना है। तो इसको अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है तो अपना लाइक थ्योरम ही कंप्लीट हो गया, राइट? कि मैंने बोला पी इज अ प्राइम, पी डिवाइड्स ए बी, एंड अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम का स्टेटमेंट करेक्ट हो गया ना। तो ये तो ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं, अपन मान लेते हैं पी डज नॉट डिवाइड है। पी डज नॉट डिवाइड है। तो इसका मतलब, क्योंकि पी के तो डिवाइजर्स वन है और पी है, सिर्फ दो ही डिवाइजर्स हैं पी के। और अगर पी ए को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जीसीडी ऑफ पी एंड ए इज वन, राइट? हाँ। और अगर पी और ए का जीसीडी वन है तो अपन ने ऑलरेडी देखा था कि इफ एनी नंबर डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड इस नंबर और इस नंबर का जीसीडी वन है, दिस मस्ट इम्प्लाइज पी हैज टू डिवाइड बी। हाँ। तो बस अपना थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया है। अगर पी ए को डिवाइड नहीं करता तो पी बी को डिवाइड करेगा, और अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है तो अपना थ्योरम वैसे ही अपना जो क्लेम था वो ऑलरेडी हमने देख लिया है कि होल्ड हो रहा है। इसी थ्योरम क्लियर है, राइट? हाँ। हम्म। ठीक है। अब अपन अभी अपन ने वैसे मैंने अभी फंडामेंटल थ्योरम का भी यहाँ पे कोई यूज नहीं लिया है, और अभी हम अभी उसको भी प्रूव करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन एक इसी थ्योरम की कोरोलरी देखते हैं कि इसी की कोरोलरी, कि अगर पी एक प्राइम है तो इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ पी डिवाइड्स ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन, देन मेरा थ्योरम का असर्शन है कि पी डिवाइड्स ए के और सम के। ये मैंने जो ऊपर थ्योरम है ना, यहाँ पे सिर्फ दो ही नंबर्स थे, तो मैंने यहाँ पे एन नंबर्स के लिए जनरलाइज कर दिया। मैं बोल रहा हूँ पी एक प्राइम है एंड ये दो चीजें होल्ड कर रही है, देन आई से कि ये भी होगा। तो इसको भी अपन प्रूव कर सकते हैं कैसे? इसको अपन एक डिफरेंट तरीके से प्रूव करेंगे। किसी के पास कोई आइडिया इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? अपन ने जो ऊपर प्रूव करा उसको बस जनरलाइज ही तो करना है। हाँ, तो बताओ कैसे करेंगे। वो थोड़ा टफ है, सोचता हूँ। और फातिमा, और यूर इन क्लास, राइट? Yes, yes, I am. देन स्पीक आउट। अपन कैसे प्रूव करें कि अगर P डिवाइड्स दिस प्रोडक्ट देन P हैज टू डिवाइड सम पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, राइट? जैसे कि 2 डिवाइड्स 4 इंटू 6 इंटू 8, देन आई कैन से दैट, मैंने नंबर्स ही ऐसे लिया है, तो आई कैन से कि 2 इनमें से किसी को तो डिवाइड कर ही रहा है, एंड वी सी दैट 2 4 को डिवाइड कर रहा है। सो अपन को यही प्रूव करना है कि वेल, कोई आइडियाज नहीं है किसी के पास क्या? फातिमा? वेल, व्हाट वी कैन डू इज हम इसे इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। इंडक्शन से कैसे प्रूव करेंगे कि सबसे पहले तो अपनी अपन अपन चेक कर सकते हैं कि व्हेन n इज इक्वल टू वन, ये प्रूफ है, राइट? मान लो n की वैल्यू वन लो, तो क्या है, p डिवाइड्स a1। सो या देयर डज एग्जिस्ट सम इंटीजर केस सो दैट p डिवाइड्स a1, तो अपना थ्योरम का स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है। n की वैल्यू अगर मैं टू लूं तो अपन ने जो ऊपर थ्योरम अभी प्रूव की,
ये कोरोलरी, मैं बोल रहा था कोरोलरी का स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है। अगर n की वैल्यू 2 है तो p डिवाइड्स a1 a2, दिस इज ट्रू। एंड अपन ने जो ऊपर थ्योरम प्रूव की है उससे अपन को मिल जाएगा p डिवाइड्स a1 और p डिवाइड्स a2। तो या कोई ना कोई k तो एग्जिस्ट करेगा। अब क्या बोलते हैं अपन कि मान लो मान लो दिस होल्ड्स फॉर सम n, मान लो दिस होल्ड्स फॉर सम n, so I can say p divides a1 a2 and so on an। ये 1 के लिए होल्ड कर रहा है, 2 के लिए होल्ड कर रहा है, मान लो ये ऐसे करते करते n-1 तक होल्ड कर रहा है, n-1 तक होल्ड करे ही जा रहा है, सॉरी 1 के लिए 2 k-1 तक होल्ड कर रहा है, n की वैल्यू k-1 तक होल्ड कर रही है। तो ये, अब अगर मैं k की बात करूं तो p will divide a1 a2 and so on ak, this is given to us। so what can we say कि we can say that p divides ak और p divides a1 a2 and so on ak-1। मैंने इसको इस दो हिस्सों में तोड़ दिया, क्योंकि मैं जो अपन ने ऊपर ये थ्योरम देखी उससे मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, राइट। तो मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया कि अगर p डिवाइड्स a1 a2 एंड सो ऑन ak, तो p या तो ak को डिवाइड करेगा या a1 a2 एंड सो ऑन k-1 को डिवाइड करेगा। अब अगर p इसको डिवाइड कर रहा है तो अपनी थ्योरी, या देयर डज एग्जिस्ट सम k फॉर विच ये p इस प्रोडक्ट के किसी पार्ट को डिवाइड कर रहा है। अगर ये बात सच है तो अपना थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूव हो गया। अगर ये बात सच नहीं है तो इसका मतलब ये बात सच होगी। अगर ये बात सच है तो अपन ने ऑलरेडी k-1 के लिए देख लिया कि फॉर n इज इक्वल टू k-1, p will divide a1 a2 and so on k-1, and then इसी प्रोडक्ट का कोई तो पार्ट होगा जो कि p उसको डिवाइड करेगा। ये इंडक्शन, ये मैंने कैसे यूज किया ये क्लियर है। मैंने बोला कि 1 के लिए होल्ड कर रहा है, 2 के लिए होल्ड कर रहा है, लेट्स से n इज इक्वल टू k-1 तक होल्ड करता है। देन अगर मैं n इज इक्वल टू k की बात करूं तो आई कैन से कि n इज इक्वल टू k के लिए भी होल्ड करेगा। बाय, क्योंकि या तो p विल डिवाइड ak या फिर p विल डिवाइड द प्रोडक्ट a1 a2 एंड सो ऑन ak-1। मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। अब अगर ये ak को डिवाइड कर रहा है तो अपना थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूव हो गया ऑलरेडी कि p डिवाइड्स ak फॉर सम k। अगर ऐसा ट्रू नहीं है तो p विल डिवाइड a1 a2 एंड सो ऑन ak-1। ये वाला केस अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिया है। तो देर विल एग्जिस्ट सम इंटीजर की इंटीजर के फॉर विच ए के पी डिवाइड्स ए के। क्लियर है? Yep. क्लियर है अजलान और फातिमा? हाँ। इसमें कोई डाउट है क्या? एनी स्टेप जो समझ नहीं आई? आपने वो जब n इज इक्वल टू k-1 करा था तो आपने क्या? उसको a k से कैसे प्रूव कर दिया मतलब? नहीं नहीं, मैंने बोला 1 के लिए होल्ड कर रहा है, 2 के लिए होल्ड कर रहा है। देन आई से, मान लो ये k-1 तक होल्ड कर रहा है, ये पार्ट यहीं एंड हो गया। देन मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू k की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। अगर p इसको डिवाइड करेगा तो इसका मतलब p ak को डिवाइड करेगा या फिर इसको डिवाइड करेगा। अगर इसको कर लिया डिवाइड तो ये अपना थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूव हो गया। अगर इसको डिवाइड करेगा तो n इज इक्वल टू k-1 वाला केस अपन ने ऑलरेडी बोला है कि मान लो यहाँ तक होल्ड कर रहा है। ठीक है, और क्या समझ। इंस्टेड वी कैन डू लाइक दिस कि अपन ने 1 के लिए 2 कर दिया, 2 के लिए प्रूव कर दिया, तो अब मैं बोलूँ n इज इक्वल टू 3 ले, तो p डिवाइड्स a1 a2 a3। So what I can do now is I can say P divides A3 और P divides A1 A2, जो अपन ने बहुत ऊपर अभी थ्योरम पढ़ी ना, उसी से ये मैं स्प्लिट कर सकता हूँ प्रोडक्ट को। अगर ये केस है तो अपना थ्योरम प्रूव हो गया। इफ दिस इज ट्रू देन अगेन आई कैन से P divides A1 और P divides A2। तो या देयर डज एग्जिस्ट सम इंटीजर k फॉर विच P divides AK, है ना।
क्लियर है? हाँ ये वाला Yes. ज्यादा। ओके, नाउ इसी की एक कोरोलरी है कि अगर P Q1 Q2 एंड सो ऑन, ये Qn कुछ प्राइम नंबर्स होंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ ये अपन को गिवन है, ये गिवन है कि ये प्राइम्स हैं, एंड अपन को ये भी गिवन है कि P डिवाइड्स Q1 Q2 एंड सो ऑन Qn। अब P एक प्राइम नंबर है और वो इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कैन आई से कि, वन से लेकर P1 के बीच में कोई एक पी के इक्वल होगा। yeah, so I can say there will exist some k for which qk is equal to p for some k, right? इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ सिंपली ये है कि p divides this product, then there will exist some integer k so that p divides qk, and qk के तो सिर्फ वन और qk ही दो प्राइम फैक्टर्स हैं, सॉरी दो फैक्टर्स हैं। मैंने बोला कि P अगर इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो वो किसी ना किसी एक पार्ट को भी डिवाइड करेगा। तो आई सेड कि P डिवाइड्स AK। नाउ अगर P AK को डिवाइड कर रहा है तो एक बात नोटिस करने की कि ये सब तो प्राइम्स हैं, तो QK के तो फैक्टर्स वन और QK इटसेल्फ है। इसका मतलब P अगर इसे डिवाइड कर रहा है तो P या तो वन हो या फिर P QK हो, लेकिन P वन नहीं हो सकता बिकॉज वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो P हैज टू बी QK। मेक सेंस? Yeah. क्लियर है सबको? हाँ. ओके, अब अपन आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे विच इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये बेसिकली बोलता है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन वन इज आइदर अ प्राइम और अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एंड ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है ना, आई से कि दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। तो ये या तो क्या होगा, प्राइम होगा या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा। एंड ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, दिस इज यूनिक। यूनिक इन द सेंस कि इसका रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। एंड अगेन रिप्रेजेंटेशन से मतलब ये है कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, राइट? ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट 36 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 3, राइट? हाँ सही है। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है एंड दिस इज यूनिक इन द सेंस कि आई कैन स्टिल राइट 2 into 3 into 3 into 2, लेकिन ये सेम रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय यूनिक रिप्रेजेंटेशन। तो अब अपन इसको प्रूव करने वाला है, तो इसको अपन प्रूव करते हैं। ओके, तो पहली बात कि n क्या होगा, या तो n प्राइम होगा या फिर n कॉम्पोजिट है। अगर n प्राइम है तो अपन को कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, n तो प्राइम है। तो क्या होगा, बस उसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू दैट प्राइम p, राइट? देयर इज नथिंग एल्स टू प्रूव। सो अगर अपन बोल, देखो n इज इक्वल टू प्राइम वाला केस में तो कुछ प्रूव करने का है नहीं। जैसे कि मैं 3 को लिख सकता हूँ जस्ट 3, देयर इज नथिंग एल्स, इट्स 3 to the 1 और 1 times 3, राइट? लेकिन हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की बात कर रहे हैं, वन इज नॉट अ प्राइम, सो आई कैन ओनली राइट इट एज 3। there does not exist any other prime क्योंकि 3 itself is a prime number. If n is a composite number, then can I say, अभी अपन ये वाला केस ले रहे हैं, ओके, कि n is composite।
So I can say there will exist some integer d so that d divides n because n is composite. Composite की definition ही ये होती है कि there exists an integer apart from 1 or n that divides n. Make sense? Hmm. So that means d is greater than 1 and less than n because n is composite. Now what I do is there may be many such integers d so that they divide n. होंगे ना, बहुत सारे इंटीजर्स हो सकते हैं जो कि 1 से बड़े और n से छोटे हों जो कि n को डिवाइड कर रहे हैं. अपन क्या करते हैं, कॉल p1 to be the smallest. p1 is the smallest divisor of n that is greater than 1 less than n. कोई ना कोई तो होगा, क्यों होगा? देखो 1 डिवाइड्स n, n डिवाइड्स n एंड d डिवाइड्स n और n जो d है ना, बहुत सारे ऐसे डिवाइजर्स होंगे n के, हो सकते हैं. तो क्योंकि अपन सिर्फ पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं तो वी कैन अप्लाई द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल. एंड सो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कोई ना कोई इंटीजर p एग्जिस्ट, कोई ना कोई इंटीजर p1 एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसे छोटा होगा. तो आई विल कॉल p1 टू बी द स्मॉलेस्ट डिवाइजर. राइट? क्लियर है यहाँ तक? लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर तो 1 है. नहीं, मैंने बोला कि देख n कॉम्पोजिट है तो देर विल एग्जिस्ट सम डिवाइजर ऑफ n जो कि 1 से बड़ा है n से छोटा है. कॉम्पोजिट नंबर की यही डेफिनेशन होती है कि उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. तो कोई ना कोई फैक्टर होगा जो 1 से बड़ा है n से छोटा है. अगर कोई फैक्टर ही नहीं हुआ तो n कॉम्पोजिट नहीं हुआ. लेकिन n कॉम्पोजिट लेके चल रहा है तो कोई ना कोई फैक्टर होगा जो 1 से बड़ा है n से छोटा है. मैं बोल रहा हूँ कि p1 सबसे छोटा वाला फैक्टर है जो कि 1 से बड़ा है और n से छोटा है. गॉट इट? हाँ ठीक है. अब मैं ये क्लेम करता हूं कि ये जो p1 है ना ये प्राइम है. अगर p1 प्राइम नहीं हुआ, p1 call p1 to be the smallest value of d. Now I claim कि p1 is prime. अगर p1 प्राइम नहीं हुआ इसका मतलब क्या होगा? हो जाएंगे. देखो p1 अगर प्राइम नहीं हुआ तो p1 का भी कोई डिवाइजर होगा जो 1 से बड़ा है और p1 से छोटा है. तो कोई ना कोई x एग्जिस्ट करेगा जो कि 1 से बड़ा है, p1 से छोटा है और x p1 को डिवाइड कर रहा है. राइट? क्योंकि p1 प्राइम नहीं है. लेकिन अगर x p1 को डिवाइड कर रहा है और p1 n को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब x भी n को डिवाइड कर रहा है. लेकिन x तो p1 से भी छोटा है और अपन ने बोला था p1 इज द ओनली इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवाइजर ऑफ n. तो इसका मतलब कोई और डिवाइजर होना ही नहीं चाहिए जो कि n को डिवाइड, जो n का कोई और डिवाइजर होना ही नहीं चाहिए जो कि p1 से छोटा हो क्योंकि p1 सबसे छोटा है. इज दिस क्लियर अजलान, फातिमा? हाँ क्लियर है. तो इसका मतलब p1 अगर प्राइम नहीं हुआ तो कोई ना कोई x p1 का डिवाइजर होगा और x p1 का डिवाइजर है तो n का भी डिवाइजर है. लेकिन p1 तो n का सबसे छोटा डिवाइजर है तो x उससे भी छोटा डिवाइजर कैसे हो सकता है? इसका मतलब p1 इज इक्वल टू p1 इज अ प्राइम नंबर. तो p1 इज सम प्राइम. ठीक है, p1 कोई प्राइम होगा. इसका मतलब आई कैन राइट n इज इक्वल टू p1 times some constant n2 where p1 is the smallest value or I'll say p1 is the smallest divisor of n that is greater than 1. क्लियर है यहाँ तक? हाँ. सॉरी n2 क्या n1 हो गया ना, यहाँ पे n1 तो था ही नहीं. हाँ, n1 हो गया. अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं वापस से यही प्रोसेस कंटिन्यू करूं, यहाँ पे n1 इज लेस देन n, राइट? n1 लेस देन n ग्रेटर देन 1. अब मैं अगर वापस से सेम प्रोसेस कंटिन्यू करूं, अगर n1 प्राइम नंबर हुआ तो अपना
जो थ्योरम है वो तो कंप्लीट हो गया। कैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ ना, P1 टाइम्स N1। तो अपना जो थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है कि इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, वो तो कंप्लीट हो गया अगर N1 प्राइम हुआ तो, राइट। लेकिन अगर N1 प्राइम नहीं हुआ, अगर N1 प्राइम नहीं हुआ तो अपन वापस से लिख सकते हैं ना, N1 इज इक्वल टू P2 टाइम्स N2, वेयर P2 is the smallest divisor of n, and that means P2 has to be prime. क्लियर है यहाँ तक? हाँ स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ एन या एन वन? N1 यहाँ तक क्लियर है? हम्म। हाँ ओके। तो मैंने बोला कि N1 अगर प्राइम हुआ तो ऑफ कोर्स इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, तो थ्योरम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ इफ N1 is not prime, then N1 is composite, so there will exist some smallest divisor of N1, and we already proved कि ये जो smallest divisor होता है ना, ये हमेशा प्राइम होगा, right? So now I can write n is equal to P1, P2, N2, right? Is this clear? हम्म। P1 और P2 क्या है? प्राइम है। N2 क्या है? अगर N2 प्राइम हुआ, अगर N2 प्राइम हुआ तो अपना थ्योरम वापस से कंप्लीट होता है, उसका फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गया। लेकिन अगर N2 प्राइम नहीं है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? P1, P2, P3, N3। मैं वापस N2 को P3, N3 लिख सकता हूँ, वेर P3 क्या है? N2 का सबसे छोटा डिवाइजर है, और वी ऑलरेडी प्रूव्ड कि ये सबसे छोटा डिवाइजर होगा वो एक प्राइम होगा। तो ये वापस से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ रहा है। एंड अगेन, अगर N3 प्राइम नहीं हुआ तो ये ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा, लेकिन कंटिन्यू इनफाइनाइटली नहीं हो सकता, इनडेफिनेटली नहीं हो सकता। वाई? अपन ने बोला n इज ग्रेटर देन N1, ग्रेटर देन N2 एंड सो ऑन, ये सब तो 1 से बड़े हैं। तो इवेंचुअली क्या होगा कि अगर मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा तो इवेंचुअली आई रीच अ स्टेप कि जो अपना लास्ट में एन के आएगा ना, वो प्राइम हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यस अजलान, इज दिस क्लियर? ऑर्डर। हाँ हाँ, मेरा माइक म्यूट है। ओके, अजलान क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर। सो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि इवेंचुअली देर विल वी विल रीच अ स्टेप when n will be written as P1, P2 and so on Pk, and इससे क्या होगा कि ये सबके सब जो है ना, ये सबके सब प्राइम होंगे। ऐसी एक स्टेप हम रीच कर लेंगे। कैसे? अगर मैं इसको इनडेफिनेटली कंटिन्यू कर सकता हूँ था, तो कोई ना कोई स्टेप के पे एन के आता, और अगर एन के प्राइम नहीं होता तो मैं वापस उसको प्रोडक्ट में लिख सकता था, सम प्रोडक्ट पी के प्लस पी के एंड टाइम्स सम कांस्टेंट, एंड देन आई अगेन से कि हम वापस इवेंचुअली एक प्राइम नंबर पे लैंड अप हो ही जाएंगे। इज दिस क्लियर? सो मैं इसका मतलब, मैंने जो है, जो थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट है वो मैंने प्रूव कर दिया कि n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इज दिस क्लियर? हाँ द थिंग इज कि यहाँ पे यस हम इंडेफिनेटली कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, राइट? देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 एंड n, सो n के कैन नॉट टेक इनफाइनाइट वैल्यूज। सो इसलिए वी विल रीच सम एंड स्टेप, एंड ये जो है ना n होगा वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ ही जाएगा। ओके, अपन ने फर्स्ट पार्ट एकदम अच्छे से प्रूव कर दिया है। सो व्हाट रिमेन्स इज कि अब हमें प्रूव करना है कि ये जो P1, P2 एंड सो ऑन Pk है ना, वन थिंग इज कि मैंने बोला P1 सबसे छोटा
क्या बोलते हैं, एन का फैक्टर है और P1 प्राइम होगा, ये अपन ने प्रूव किया। सिमिलरली जो P2 होगा ना, वो एक्चुअली P1 से बड़ा होगा, ये बराबर भी हो सकता है। एंड P3 जो है वो भी n से बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि P1 सबसे छोटा है, P2 उससे बड़ा होगा, एंड सो ऑन। ये सारे जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्लियर है। अब अपन को प्रूव करना है हाँ। कि ये जो चीज है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अपन ने लिखा है, ये रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। ठीक है, तो अब अपन वो प्रूव करते हैं। क्लियर है ना, यहाँ तक प्रूफ सबको? कोई डाउट है क्या किसी को, किसी भी पार्ट में? कोई डाउट नहीं है, ओके। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। अब अपन बोलते हैं जो अपना सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट था क्या था, कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा। सो अगर अपन बोलते हैं कि मान लो ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, तो मान लो अपन, वी कैन राइट n इज इक्वल टू P1 P2 एंड सो ऑन Pn, P लेट्स से R, एंड इसको अपन Q1 Q2 एंड सो ऑन QS भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ यार, या तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होंगे या इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होंगे। मान लो R इज लेस देन इक्वल टू S, कुछ या तो S इज लेस देन इक्वल टू R होगा या R लेस देन इक्वल टू S होगा, दोनों में से मान लो मैं ये चूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? और P1 PI, Q1 to QS प्राइम नहीं है क्या? नहीं ये सब मैंने बोला कि एन भी आर प्रोडक्ट ऑफ आर प्राइम्स है, और ये एस जो एस प्राइम्स हैं उसके प्रोडक्ट के भी इक्वल है। तो पी आई और क्यू एल क्यू जे सबके सब प्राइम्स हैं। अभी अपन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की बात कर रहे हैं ना, और अभी अपन ने प्रूव कर दिया कि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स तो सही है। अपन को प्रूव करना है कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। हाँ, तो अपन को यही प्रूफ करना है ना कि R इज इक्वल टू S। We also have to prove कि P1 is Q1, P2 is Q2 and so on. PR is QS. Yeah. When R is S. Yeah. So मैंने बोल दिया R is less than equal to S। हो सकता है S बड़ा हो, तो उस केस में अपन, या मैं बोल देता हूँ ना विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, या तो R लेस देन इक्वल टू S हो गया, S लेस देन इक्वल टू R होगा। दोनों केसेस आइडेंटिकल है, कंप्लीटली आइडेंटिकल है। सो आई टेक दिस केस वेर R is less than equal to S। सो अगेन मैं इसको लिख सकता हूँ असेंडिंग ऑर्डर्स में। अगर मैं लिखूं तो आई कैन से P1 इज लेस देन इक्वल टू P2 लेस देन इक्वल टू P3 एंड सो ऑन लेस देन इक्वल टू PR। एंड इसको भी मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो आई से Q1 लेस देन इक्वल टू Q2 एंड सो ऑन लेस देन इक्वल टू QS। क्लियर है यहाँ तक सबको? वन थिंग इज कि वन थिंग टू नोट हेयर इज कि ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट एन के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट्स आपस में भी इक्वल ही होंगे। सो आई कैन से कि P1 डिवाइड्स Q1 Q2 एंड सो ऑन QS। आई कैन से, क्योंकि P1, ये साइड P1 से डिविजिबल है तो ये साइड भी P1 से डिविजिबल होगी, राइट? हाँ। Yep. और अपन ने ऑलरेडी ऊपर देखा था कि अगर कोई प्राइम नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स P1 इज इक्वल टू QK फॉर सम K। क्लियर है यहाँ तक? Uh-huh. नाउ व्हाट आई कैन से इज कि अगर P1 QK के बराबर है और मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, सो कैन आई से कि P1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q1। P1 QK के बराबर बराबर है तो QK क्या होगा, या तो Q1 होगा Q2 होगा, इनके बीच में ही होगा ना कहीं, QK लाई करेगा। नाउ क्योंकि P1 QK के बराबर है और Q1 QK is greater than equal to Q1, I can say P1 is greater than equal to Q1, right? हाँ। Hmm. हम्म,
वाई कैन आई से दिस? बिकॉज क्यूके यहाँ बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, तो इसका मतलब P1 जो कि क्यूके के ही बराबर है, सो आई कैन से P1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q1। नाउ सिमिलर रीजनिंग के साथ आई कैन जस्ट से P1 इज लेस देन इक्वल टू Q1, सेम रीजनिंग है। मैंने बोला Q1 डिवाइड्स P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn। इस केस में अपने पास सिमिलर रीजनिंग से, सॉरी PR है, सिमिलर रीजनिंग से अपने पास ये भी आ जाएगा कि Q1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू P1, ये भी आ जाएगा सिमिलर रीजनिंग से, राइट? हाँ, आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? P1 Q1 से बड़ा या बराबर है, Q1 P1 से बड़ा या बराबर है, इसका मतलब P1 हैज टू बी इक्वल टू Q1। क्लियर है यहां तक? ये आर्ग्यूमेंट क्लियर है? ये सिमिलर हाँ, रीजनिंग Yes. से तुम बोल सकते हो, ओके। अब मैंने बोल दिया कि P1 Q1 के बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये फैक्टर्स ना कैंसिल करने लग जाता हूँ। तो मेरे पास क्या आता है अब? P1 और Q1 दोनों इक्वल है ना, तो दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो गए, इसका मतलब P2 P3 एंड सो ऑन PR इज इक्वल टू Q2 Q3 एंड सो ऑन QS। बस P1 और Q1 दोनों मैंने कैंसिल कर दिए क्योंकि दोनों इक्वल थे। नाउ इसमें कुछ चेंज थोड़ी आया, अब मैं वापस से बोल सकता हूँ सिमिलर रीजनिंग से कि P2 Q2 के इक्वल होगा, राइट? हाँ, अरे यार ऐसे करते जाएंगे तो वी हैव R इज लेस देन इक्वल टू S, इसका मतलब यहाँ के सारे फैक्टर्स और यहाँ के सारे फैक्टर्स वैनिश हो जाएंगे, एंड लास्ट में अगर R लेस देन S हुआ तो अपने पास बचेगा 1 इज इक्वल टू QR+1 QR+2 एंड सो ऑन QS। अगर R लेस देन S हुआ तो यहाँ के सारे फैक्टर वैनिश हो जाएंगे और यहाँ के भी सारे फैक्टर वैनिश हो जाएंगे, कुछ फैक्टर्स बचेंगे अपने पास क्योंकि R लेस देन S है, राइट? हाँ, इसका मतलब क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू QR+1। अरे ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कभी वन वन हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स तो हमेशा 1 से बड़े ही होते हैं। इसका मतलब R इज इक्वल टू S, राइट? Yup. क्लियर है यहां तक हाँ, ये सबको? तो इजी। हाँ, सो दैट मीन्स अपन ने प्रूव कर दिया P1 इज Q1, P2 is Q2 and so on। PR is equal to QR। Why? Because R is equal to S। अगर R S से छोटा होता तो यहाँ के सारे फैक्टर वैनिश हो जाते क्योंकि R इज लेस देन S, और यहाँ पे R शुरू के R फैक्टर चले जाते तो R+1 R+2 एंड सो ऑन, ये QS बचता। और ये प्रोडक्ट तो कभी 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता क्योंकि सबके सब 1 से बड़े हैं। दैट मीन्स R हैज टू बी इक्वल टू S, एंड सो अपन ने प्रूव कर दिया कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दिस इज यूनिक, द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक एंड ऑर्डर डजंट मैटर, ऑफ कोर्स। क्लियर है यहाँ तक? So these two हाँ, factorizations are identical and this completes our proof. Okay. So let's over the class and you guys join the second link.